कि आप सबको विदित है, आप ये बात जानते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है साथी वो 6 सितंबर से शुरू है। और कहीं ना कहीं ये बात आपको मालूम है कि आपके पेपर में अगर कुछ भी तैयारी आप नहीं की हो, चाहे कुछ नहीं पढ़े हो, लेकिन अगर पैडागॉजी आपकी मजबूत है तो 90 नंबर साथी आपको वही करा देगा। ठीक है, क्योंकि मेन पैडागॉजी ही होता है। तो इस वीडियो में रोज की तरह आपको पता है कि हम लोग 90 अंक की पूरी पैडागॉजी को साथियों कवर करने वाले हैं। सेशन का बहुत स्वागत है आपका, सभी को गुड इवनिंग। आइए पहले क्वेश्चन से इसकी कारवां को शुरू करते हैं। कथन क्या कह रहा है? क्योंकि पेपर में कथन और कर्ण के बहुत क्वेश्चन आएंगे, 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, कथन और कर्ण पर बेस्ड होता है साथी। ठीक है ना? तो ये बात दोस्तों आपको मानकर चलना है। कथन कह रहा है कि एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियों को पहचानने और उन पर चर्चा करने के अवसर देने चाहिए। हम कहते हैं बुराई क्या है? बिल्कुल देना चाहिए भाई। एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को भ्रांतियों पर चर्चा करने, कमियों को पहचानने का मौका देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। कारण क्या दे रहे हैं कि बच्चों के अंदर जो गलतियां होती हैं, जो भ्रांतियां होती हैं, पूरी तरह अतार्किक। अब देखो तुम्हें ट्रिक क्या बताया हूं, कभी भी कोई ऐसा विकल्प जिस विकल्प में लिखा हो पूरी तरह, भैया वो विकल्प कभी नहीं सही होगा। ये नोट कर लो कहीं कॉपी में कि पेपर में अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा ना, इन शब्दों से अपने आप को बचा ले जाओगे। क्योंकि सीटेड जो होता है साथी वो शब्दों का ही माया जाल है। जो शब्दों को झेल लिया वो अपने आप को बना ले जाएगा, उसमें कोई किंतु परंतु का सबब नहीं है। तो साथियों ये कारण आपका गलत हो गया कि बच्चों के अंदर की जो गलतियां हैं, जो भ्रांतियां हैं, जो उनके अंदर की सोच है, वो पूरी तरह अतार्किक तो नहीं हो सकती है ना। बच्चों की तो गलती कभी नहीं खोजनी है, इस बात को नोट रखना। हमको और आपको बच्चे की गलती को साथी नहीं खोजना, आपको विशेष तौर पे आप नोटिस करना। यानी कथन तो सही है, लेकिन साथी जो कारण है वो बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल अगर देखा जाए तो एकदम गलत है। चलो साथी अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे, लंबा क्वेश्चन, क्या कह रहा है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक बच्ची ये समझने लगती है कि लंबा गिलास चौड़े गिलास से अधिक पानी नहीं रखता, भले ही पानी का स्तर कितना ऊंचा या कम हो। तो बच्चे में किस तरह की सोच आ गई है, मैं आपको समझाता हूं। एक ये लंबा गिलास है और एक मेरे पास ये चौड़ा गिलास है। अब अगर इस लंबे गिलास का पानी इस चौड़े गिलास में डालता हूं और बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं यार, गिलास चौड़ा या लंबा होने से पानी की मात्रा कम या ज्यादा नहीं होगी, तो इसका यह मतलब है कि बच्चे के अंदर संरक्षण की आदत आ गई है। मतलब उसके अंदर पुरानी जो सोच है, जो मूल बिंदु है, वो उसको नहीं भूल रहा है। उसको पता कि जितना पनिया एमा होगा उतने पनिया इसमें जाएगा। हम विकल्प दिखा रहे हैं, घबराओ नहीं आप लोग, ठीक है? तो आओ देखते हैं भाई कौन सा विकल्प होगा। अच्छा, किस अवस्था का लक्षण है? आ जाओ मैं दिखा देता हूं। ये है ऑप्शन नंबर बी, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा है, इसके अंदर संरक्षण की आदत आ गई है। जीववाद दोस्तों तब होता है जब बच्चा 2 से 7 साल का होता है। तो मैंने अक्सर आपको समझाया है कि जीववाद का मतलब क्या होता है। जीववाद का मतलब होता है कि जब कोई बच्चा अनर्गल की बातें करे जिसका वास्तविकता से कोई संबंध ना हो, साथी इसी को जीववाद कहते हैं। ये सब आपको पता, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। और परिकल्पना देखो, दिमाग में चिंतन करके अगर प्रश्नों का उत्तर बच्चा कर रहा है, यानी अगर कोई बच्चा समस्या समाधान करता बन गया है, दिमाग में ही प्रश्नों का उत्तर हल कर सकता है, तो ये सोच 11 से 15 साल में डेवलप होता है और ये परिकल्पनात्मक चिंतन की अवस्था है। और ये जो संवेदी पेशी कह रहा है, ये 0 से 2 साल का बच्चा होता है, जहां पर बच्चों में वस्तु अस्थायित्व का गुण आता है। मैंने कहा था दोस्तों, अगर शायद आपको याद होगा और शायद नहीं भी याद होगा, हम आपको पूरी बात बताते हैं। मैंने कहा जब बच्चा 1.5 साल का 2 साल का हो जाता है ना, तो बच्चों में वस्तु अस्थायित्व आ जाता है। धीरे धीरे अपनी मम्मी और पापा को पहचानना शुरू कर देता है, वो किसी को भूलता नहीं है। और मैं यही बात आपको रोज समझाता हूं कि अगर कोई 1.5 साल या 2 साल का बच्चा एक बार अपने मम्मी को मम्मी कहना सीख गया या पापा को पापा बोलना सीख गया, तो 2 साल के बाद पलट कर वो पापा को मम्मी नहीं कह देगा या मम्मी को पापा नहीं कह देगा, क्योंकि बच्चे के अंदर वस्तु अस्थायित्व का गुण विकसित
हो चुका है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मुख्य उत्पाद क्या है? संज्ञानात्मक मतलब दिमागी विकास का मुख्य उत्पाद क्या है? तो तुरंत ही आपको मेरी लाइन याद आएगी कि सर जी आपने ही कहा था कि वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चा हिमालय के पर्वत पर बैठकर नहीं सीखेगा। बच्चे को जंगल नहीं पसंद है, बच्चे को पसंद है समाज। वह लोगों के बीच में चर्चा परिचर्चा अंतःक्रिया करके सीखता है और भाषा ही उसके संस्कार का दर्पण होता है, भाषा ही उसका सांस्कृतिक उपकरण होता है। पहले ऑप्शन में परिपक्वता लिखा है, यह बात गलत है। यहां पे उद्दीपक अनुक्रिया लिखा है, ये तो थांडाइक का है। पुरस्कार और दंड की बात की तो स्किनर का है। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब और सुनो, आप सीटेट का पेपर देने जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि पूरे पेपर में वाइगोत्स्की से 3-4 प्रश्न रहता है। अब वाइगोत्स्की के कुछ शब्द आपको पता हो जिससे आप देखते ही प्रश्नों का उत्तर कर सकते हो, जैसे चर्चा, परिचर्चा, डिस्कशन, समाज, जेडपीडी, स्केप फोल्डिंग, यमकेओ। अच्छा, एक सिद्धांत है वाइगोत्स्की का, बहुत फेमस है, उसका नाम है यमकेओ। और यमकेओ का मतलब क्या होता है दोस्तों? यमकेओ का मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर। अर्थात वाइगोत्स्की ने कहा कि कोई भी व्यक्ति भला उस व्यक्ति से क्यों सीखेगा जिसके पास उससे कम ज्ञान हो। हर व्यक्ति उसी से सीखना पसंद करता है जिसके पास उससे ज्यादा ज्ञान होता है। समझे कि नहीं समझे? यही है यमकेओ। आगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस बात की वकालत करता है? साथी, नई शिक्षा नीति क्या कहती है? क्या मूल्यांकन केवल योगात्मक हो? योगात्मक मतलब होता है क्या बच्चे का जो परीक्षण है वो सिर्फ नंबर के आधार पे ही किया जाए? क्या किसी बच्चे का मूल्यांकन केवल नंबर के आधार पे करूं? जबकि एनसीएफ कहता है नहीं, हमें नंबर के आधार पे बच्चे का मूल्यांकन नहीं करना है। हमारे लिए बच्चे की जो बोली है, बच्चे का जो संस्कार है, वही मेरे लिए मूल्यांकन का असली जरिया है। समझे कि नहीं समझे साथी? समझ तो आप सब रहे हो, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। बिल्कुल संपातिए नहीं, घबराइए नहीं बिल्कुल आप लोग, ठीक है? तो साथियों, रटने की क्षमता एकदम निगेटिव वर्ड है। अब सुनो, आपके पेपर में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिन विकल्पों में रटना लिखा रहेगा। तो भैया वो विकल्प गलत है। अगर किसी विकल्प में मानक शब्द लिखा है, मानक, और आपके पेपरवा में 5-6 क्वेश्चन में विकल्पों में मानक लिखा रहेगा, और जिस विकल्प में मानक लिखा रहे वो विकल्प किसी कीमत पर नहीं सही होगा, ये आप मान कर चलिए। मान कर क्या चलना, ये आपको मानना ही पड़ेगा। तीसरा विकल्प दिया गया है रचनात्मक मूल्यांकन, जो सीखने के लिए मूल्यांकन पर केंद्रित हो। मतलब नई शिक्षा नीति कहती है कि बच्चों को इस तरह से मूल्यांकित कीजिए जहां पर बच्चों के विचारों को स्वतंत्र रूप से जज किया जा सके, बच्चों के विचारों को स्वतंत्र रूप से बोलने का मौका मिले, बच्चों के संस्कारों को वहां पे महत्व। यही रचनात्मक मूल्यांकन है। समझे कि नहीं समझे? वर्ष के अंत में इसका कोई रोल ही नहीं है। आगे, क्वेश्चन नंबर 5 आप स्क्रीन पर है, कहिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है साथी, अपनी बात को भरिए। जो बात आपको भा जाए वो बात आप कह दीजिए। हाँ जी, क्या उत्तर होगा? हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार अगर किसी व्यक्ति में दूसरों की भावनाओं, इरादों और प्रेरणाओं को समझने की क्षमता है तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि होगी? तुम भुला गए। हार्वर्ड गार्डनर ने क्या कहा था? एक ऐसा व्यक्ति जो सामने वाले व्यक्ति के अंतर मन को पढ़कर उसको बेवकूफ बना ले जाए तो उसके अंदर होता है अंतर वैयक्तिक बुद्धि। जाते हो, अंतर वैयक्तिक बुद्धि का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो सामने वाले व्यक्ति के अंतर मन को पढ़कर उसे बेवकूफ बना ले। जैसे नेता, नेता के अंदर कौन सी बुद्धि होती है? यही अंतर वैयक्तिक।
जैसे वकील, जैसे भागवत सुनाने वाले, पेपर में सीधा पूछेगा कि एक बीमा के एजेंट में कौन सी बुद्धि होती है, वैयक्तिक बुद्धि, समझे। और ये जो दिखा गया है अंतरा है, ये अंतरा वैयक्तिक बुद्धि जो होता है ये किसके अंदर होता है? अंतर और अंतरा वैयक्तिक में फर्क होता है। अगर अंतरा वैयक्तिक बुद्धि है तो ये दुनिया में केवल 3 लोगों के पास में होता है, एक माता पिता, एक शिक्षक और एक दार्शनिक के अंदर। तो कि हावर्ड गार्डनर ने कहा था कि अंतरा वैयक्तिक बुद्धि उसी के अंदर होगा जो आपकी खुशियों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दे। कौन है वो आपके माता पिता हैं। बताया क्या? हावर्ड गार्डनर ने कहा एक बच्चा जो धरती पर जन्म लेता है उसके अंदर 10 प्रकार की बुद्धियां पाई जाती हैं। उन्होंने कहा 10 बुद्धि है बालक में। जो बच्चा धरती पर जन्म लिया है उसके अंदर 10 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, लेकिन उनमें से 9 की 9 बुद्धि हो जाती हैं, एक बुद्धि निकल कर आगे बढ़ती है। कौन सी वाली बुद्धि निकल कर आगे बढ़ेगी ये बच्चे के परिवार का वातावरण डिसाइड करता है। अब घर में चोर टाइप के लोग हैं तो चोर वाली बुद्धि बच्चे में आगे बढ़ जाएगा, नेता टाइप के लोग हैं तो नेता वाली बुद्धि बढ़ जाएगी, नेता टाइप के लोग हैं। सही बात है कि नहीं साथी? यानी ये बात आप समझ गए हो। अच्छा एक और बात समझ लो भाई, अंतिम पॉइंट भी समझ लो ना कि हावर्ड गार्डनर की कमी क्या थी। साथियों हावर्ड गार्डनर की सबसे बड़ी कमी यही थी कि इन्होंने इतनी प्रकार की बुद्धियां बता दी कि इनका मापन कर पाना गुरु संभव नहीं हो पाया। इसका मापन कर पाना संभव नहीं हो सका, यही इनकी सबसे बड़ी कमी थी। आगे फिर से कथन, और पूरे पेपर में कथन कारण लंबा लंबा भरा रहेगा। तो ये तो गुरु यहां तक कथन है और यहां से आपका कारण शुरू है, यहां तक है। कथन पढ़िए एक बार तो फिर मैं आपसे बतियाता हूं। हाँ साथी, कथन और कारण में आपको बताना है। पहले कथन पढ़िए। समावेशी शिक्षा का अर्थ है केवल दिव्यांग बच्चों को नियमित स्कूल में पढ़ाना। अरे भैया, समावेशी शिक्षा का एक ही मतलब होता है, चाहे मंद बुद्धि हो, चाहे दिव्यांग बालक हो, चाहे कैसा भी बालक हो, हम सबको एक ही छत के नीचे पढ़ाएंगे। यह समावेशी शिक्षा है, केवल दिव्यांग के लिए नहीं होता। यानी कथन तो गलत है। अब कुछ लोग आपको ट्रिक बताने लग जाएंगे कि कथन गलत होगा तो कारण भी गलत होगा, जबकि बतिया एकदम गलत है। ये कभी नहीं सही होगा कि कथन गलत होगा तो कारण भी गलत होगा। जी नहीं, कारण देखो क्या लिखा है। समावेशी शिक्षा प्रणाली में स्कूल को बच्चों की जरूरत के अनुसार खुद को बदलना होता है, ना कि बच्चा बदलेगा। ना, टीचर को स्वयं बदलना पड़ेगा बच्चे के हिसाब से। भैया आपका जो सही जवाब होगा मेरे भाई, राइट आंसर होगा कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ सारे लोग। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था किस स्तर में आता है? तुमको तुरंत ही याद आएगा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था मतलब ये ऐसी उम्र होगी जहां पर बच्चे से उम्मीद की जाएगी कि बेटवा फलाने का लड़का सुबह 4 बजे उठ के पढ़ता है, आप भी 4 बजे उठकर पढ़ो। यानी ऐसी उम्र जहां पर बच्चों से उम्मीद होने लगती है कि बेटा आप कुछ करो। तो ये बच्चा 12 साल का होता है। और आपको मैंने पढ़ाया था 12 साल मतलब परंपरागत स्तर, यानी दूसरा स्तर। परंपरागत अवस्था का बच्चा 12 साल का होता है जिससे उम्मीद की जाती है। पूर्व परंपरागत तब माना जाता जब बच्चा 4 साल का होता और बच्चे की नैतिकता दंड आज्ञा पालन के द्वारा डिसाइड होता। और अंतिम स्तर आपको पता ही है कि अंतिम स्तर उत्तर परंपरागत है। अंतिम स्तर क्या है साथी? अंतिम स्तर है उत्तर परंपरागत, जहां पे बच्चा सबकी भलाई के बारे में सोचता है। अब अगर इतना खर्चा हो गया महाराज तो यह भी बता दो कि लॉरेंस कोहलबर्ग की कमी क्या थी? यह आप बताओगे, मैं नहीं। भरिए कमेंट बॉक्स। हाँ जी बताओ। इन्होंने कहा था लॉरेंस कोहलबर्ग की कमी क्या थी? इन्होंने महिलाओं के ऊपर अपना प्रयोग नहीं किया था। आगे क्वेश्चन नंबर 8।
एक शिक्षिका, आपको बताना है साथी कि एक शिक्षिका बच्चों को समस्या समाधान, एक शिक्षिका बच्चों को समस्या समाधान के दौरान उनके विचारों का मौखिक रूप से वर्णन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। वाइगोत्स्की के अनुसार वो क्या कर रही है? एक शिक्षिका बच्चों को समस्या समाधान के दौरान उनके विचारों का मौखिक रूप से वर्णन करती है। वाइगोत्स्की के अनुसार वो क्या कर रही है? आत्म केंद्रित वार्ता इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस क्वेश्चन का उत्तर पियाजे के हिसाब से नहीं पूछा गया है। देखो, यानी ये वाला विकल्प तो गलत है। निजी वाक बिल्कुल ये सही है। संज्ञानात्मक परिपक्वता अपरिपक्वता ये पियाजे का है। सामाजिक वाक, सामाजिक वाक का मतलब ये होता है, हाँ ये भी सही है। अब रुकिए जरा, क्वेश्चन को देखो जरा। समस्या समाधान के दौरान उनके विचारों का मौखिक रूप से वर्णन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। वाइगोत्स्की के अनुसार क्या करती है? यानी उनके मौखिक विचारों को प्रोत्साहित कर रही है, इसको सामाजिक वाक कहेंगे। साथ ही विकल्प नंबर डी, देखो ध्यानपूर्वक, विकल्प नंबर डी क्यों होगा, बी क्यों नहीं होगा? साथ ही बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो, निजी वाक का मतलब यह होता है कि जहां पे कोई बच्चा अपने आप से बातें करे, तो यहां पे बच्चा अपने आप से बातें नहीं कर रहा है। तो हमें यह देखना था बी और डी में बेस्ट क्या है। तो डी वाला यहां पे दोस्तों आपके लिए बेस्ट होगा, परफेक्ट होगा। और मुझे लगता है यार यही सत्य है, इससे बेहतर कोई और विकल्प आपके लिए हो भी नहीं सकता है। ठीक है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। सुलेखा, कमलेश, अनुपम यादव, विनोद कुमार, विनय कुमार, अनुपम शर्मा, अंजना, सरोजनी, आलोक मौर्य, जितेंद्र सिंह, चंदन कुमार, बहुत बढ़िया। आगे आ जाओ। अधिगम के लिए मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? नंबर के आधार पर बांटो, एकदम गलत है। हम आपको पूरा व्याख्या देंगे इसका। ये चार विकल्प तुम्हारे सामने है ना, पर पूछा क्या है? अधिगम के लिए मूल्यांकन क्या है? अधिगम का मतलब सीखने के लिए। अधिगम के लिए, अधिगम के लिए मूल्यांकन क्या है? पूरी कहानी आपको बताता हूं, तुम परेशान काहे हो। सुनो, हमने कहा कि यार अधिगम के लिए मूल्यांकन समझते हो कि जैसे आजकल अपने बच्चों का तुम एडमिशन कराते हो कक्षा 5 में, 7 में, 10 में, तो बच्चे का एक क्या होता है, एक एग्जाम लिया जाता है कि ये बच्चा सीखने लायक है कि नहीं है। तो पढ़ाने से पहले प्रवेश परीक्षा का लेना, इसे अधिगम के लिए मूल्यांकन कहते हैं। और एक शब्द और आता है, अधिगम का मूल्यांकन क्या होता है? तो जब बच्चे को तुम पढ़ा देते हो, पढ़ाने के बाद जो मूल्यांकन करते हो, उसे अधिगम का मूल्यांकन कहते हैं। एक होता है अधिगम के रूप में मूल्यांकन। मेरी बतिया सुनो, केवल आवाज, स्क्रीन पर बहुत मत देखा करो। अधिगम के रूप में मूल्यांकन क्या है? जब कोई व्यक्ति अपना खुद का मूल्यांकन करता है। जैसे आप खाना पकाते हो तो दाल को चेक कर लेना कि नमक तो ज्यादा नहीं है। समझे कि नहीं समझे? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान यही वाला सही है। कमजोरी पता करना, मानक तय करना, सब गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील विचारधारा का प्रमुख सिद्धांत है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? बताओ साथी, प्रगतिशील समझते हो? कोई भी क्लास अगर प्रगतिशील होगी तो इसका ये मतलब है कि उसमें बच्चों के विचारों को महत्व दिया जाएगा, यानी बच्चों को करके सीखने का मौका दिया जाएगा, तभी वो क्लास प्रगतिशील मानी जाएगी। तो शिक्षक अगर ज्ञान का एकमात्र स्रोत हो, हमेशा याद रखो साथी कि कभी भी किसी विकल्प में टीचर को हावी ना बनाया जाए। यानी शिक्षक ज्ञान का एकमात्र स्रोत नहीं हो सकता। बच्चे को निष्क्रिय मत करो। पाठ्य पुस्तक निगेटिव वर्ड है, सीख लो। सीटेट को पास करने के लिए 10-10 घंटे की क्लास की जरूरत नहीं है तुम्हें। हम आपको बता रहे हैं साथी, याद रखो कभी भी किसी विकल्प में पाठ्य पुस्तक ना लिखा हो, कभी भी परिणाम ना लिखा हो, भाषण ना लिखा हो, अनुवाद ना लिखा हो, जानकारी ना लिखा हो, सूची ना लिखा हो, सरल, कठिन, जटिल, ऐसे शब्द नहीं लिखा होना चाहिए। अगर लिखा है तो वो विकल्प किसी कीमत पर नहीं सही होगा। तुम जाकर मैच करवा लेना। पिछले 15 साल का पेपर उठा लो आप सीटेट का, अगर ये शब्द किसी विकल्प में है तो वो कभी नहीं सही होगा।
आगे अधिगम क्या कहा गया साथी? लड़कियों को गणित और विज्ञान के बजाय कला विषय चुनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यह कथन कह रहा है कि लड़की को गणित के बजाय कला। ये शुरू में दिख रहा है कि ये पक्षपाती ऑप्शन है। एक तो हमारे गांव देहात की, शहर की, हर जगह की भावना है कि लड़की केवल कला बनाना आता है और लड़का भाई गणित पढ़े। शुरू से परंपरा बन गया है, जो कि ये गलत परंपरा है। अरे लड़की भी तो गणित लगा सकती है और लड़का भी कला लगा सकता है। कारण क्या दे रहे हैं कि लड़कियां तो जन्म से ही परिवार से, मतलब माता पिता से आनुवांशिक गुण मिला है, वो गणित में कमजोर होंगी ही होंगी। लड़कियां आनुवांशिक रूप से गणित में कमजोर होती, कौने किताब में लिखा है? यानी कथन और कारण दोनों गलत है, और कारण कथन की सही व्याख्या बिल्कुल नहीं कर रहा। यानी ए और आर दोनों गलत है, ऐसा आप विकल्प में लिखो। आप विकल्प मत खोजो, आपको विकल्प की जरूरत नहीं है साथी। आगे आइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। यह सूचना उनके लिए है जो साथी पहली बार में सीटेट को पास करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई तैयारी नहीं है और समझ नहीं आ रहा है कि सर जी कहां से शुरू करें कि पहली बार में रिजल्ट हो। क्या 10-10 घंटे क्लास करें? क्या कोई बैच खरीदें? क्या कोई किताब खरीदें? कुछ जरूरत नहीं है। किताब, बैच, वीडियो की कोई जरूरत नहीं है। तुम एक काम कर लो, खुद से भी कर सकते हो। भाई पेपर में 150 प्रश्न आना है, 90 क्वेश्चन पेडागोजी का है। सबसे पहले पेडागोजी के पैटर्न को सीख लिया जाए। अगर वो कर लिया जाए तो 90 नंबर वही करा देगा। पेडागोजी में क्या सीखना है? एक शब्द के कितने अलग अलग मतलब बनते हैं। पेपर में ऑप्शन बदलेगा तो बदल कर क्या पूछेगा, कौन कहानी से कैसे कोरिलेट करें जिसे कठिन प्रश्न आए तो भी उत्तर सही हो जाए। बचेगा 60 नंबर टॉपिक का, तो टॉपिक में हर विषय का क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कौन पे टॉपिक पर ज्यादा समय नहीं देना है, ये डिसाइड करके पढ़ो। इसके लिए मेरे द्वारा जो मदद है, आपको मैं ये 150 पेज का एक प्रीमियम नोट्स दे रहा हूं, मात्र 499 रुपए है। यानी कि बहुत ही सामान्य फीस, लिमिटेड टाइम के लिए होता है। कैसे आपको मिलेगा? नीचे साथी एक नंबर है 9653050981 पे सीधा आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। वहां लिखना है हाय, सीटेट पेपर 1 या 2 जो आपका है, प्राइमरी जूनियर, आपको पेपर लिख देना है। इसके बाद आपके सामने QR कोड आएगा, पेमेंट आपको पता है, पे कर लेंगे। इसके 2 मिनट बाद आपको ये तुरंत मिल जाएगा और अपनी तैयारी आप शुरू करिए। आगे बढ़ते हैं साथी। मेटा कॉग्निशन का क्या तात्पर्य? उनके मन में आता है कि क्या सर जी इस नोट्स को पढ़ने के बाद कुछ और करना पड़ेगा? नहीं, इतने कर दोगे तो भी 105 110 ये मेरी गारंटी है आपको कि तुम इससे कम कभी नहीं पाओगे। आइए मेटा कॉग्निशन का मतलब समझाते हैं साथी। जैसे कई बार आप किसी की मदद करते हो ना, और अगर सोच रहे हो कि हमने क्यों मदद किया, हम काहे मदद किए, हम किस लिए मदद किए, क्या हमने अच्छा किया, क्या हमने बुरा किया, तो जब आप किसी व्यक्ति के लिए कुछ करते हो, उसके बाद अपने निर्णय पर स्वयं विचार करते हो, तो इसी को मेटा कॉग्निशन कहते हैं, या इसी को अधिसंज्ञान कहते हैं। यानी अपनी खुद की चिंतन प्रक्रिया के बारे में सोचना ही कठिन से कठिन वर्ड भी ना हम आपको पानी की तरह सरल बना देंगे। काहे परेशान होते हो तुम? बताओ मुझे, कोई दिक्कत है आपको?